हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन माई चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो रुक्मिणी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म का जो हम लोग 2700 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं वॉल्यूम 2, उसी का हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन इसमें, ठीक। जिसमें हम लोग ऑलरेडी 1960 क्वेश्चन तक देख चुके हैं, ठीक। एक दिन में हम लोग 30-30 क्वेश्चन का टारगेट रहता है डेली पूरा करने का। तो आइए हम लोग आज अपना टारगेट पूरा करते हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। 1961 से हमें शुरू करना है, ठीक। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो आपका डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक। और वीडियो आप लोग दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी आपके जितने भी दोस्त लोग हैं और भी लोग जुड़े हमसे, ठीक, और इससे फ़ायदा उठाएं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो शेयर जरूर करें अपना, ठीक, और लाइक जरूर करें अपना, एक लाइक। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए 1961 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ठीक। 60 तक हम लोग देख चुके थे, 61 से शुरू करना है। 61 नंबर कह रहा है कि उस घनाभ का आयतन ज्ञात करें जिसकी लंबाई 24, चौड़ाई 18 और ऊंचाई जो है 16 सेंटीमीटर है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। घनाभ का आयतन कितना होता है? घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन कुछ नहीं है, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है। आयतन इक्वल टू LBH होता है, ठीक, LBH। तो बस यहाँ रख के गुणा कर लेना है। लंबाई कितना है इसका? तो लंबाई 24 गुणे 18 और गुणे 16 दिया हुआ है, ठीक। तो देख लीजिए, गुणा कर लीजिए। 18 चौके 72, 2 7 हो गया। 18 दूना 36 और 7 कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। और गुणे 16 से कर लीजिए तो 16 दूना 32, 2 3 हो जाएगा। 16 3 48 और 3 51 कर 1 5 हो जाएगा। 16 चौके 64 और 5 कितना हो जाएगा? 69। यानी 6912 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका आंसर हो जाएगा 6912, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक। तो ये आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, सिंपल सा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1962 बोला है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। 121 बट्टा 3 पूर्णांक 2 बट्टा 3 है, तो पूर्णांक तोड़ के लिख देते हैं। 3 3 के 9 2 11 बट्टा, और जब ये बट्टा में 3 लिखेंगे तो 3 ऊपर आके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, ठीक। प्लस 92 बट्टा, इसको भी पूर्णांक तोड़ लेते हैं। 7 3 के 21, 22 बट्टा 3, यानी कि 3 यहाँ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। देखिए तो 11 11 121 हो जा रहा है, और यहाँ ये कट जा रहा है ना, 2 से 11 मत में, और यहाँ पे 2 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 2 छक्के 12 हो जाएगा। तो ये 11 तिया 33 प्लस ये कितना हो जाएगा? 36 18 कर 8 1 हो जाएगा हासिल, और 4 3 12 1 13, 138 बट्टा 11, यानी इसका पूर्णांक तोड़ दीजिए। देखिए ऐसे नहीं जोड़ेंगे, ये तो आपका इंटीजर है ही। 33 प्लस, अब इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 11 कम 11, 12 13, 2 आ गया, 11 दूना 22, और प्लस 6 बट्टा 11 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो ये कितना आ जा रहा है आपका? 45 आ जा रहा है। 45 पूर्णांक 6 बट्टा 11 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब ये नहीं कि इसको आप जोड़ करके फिर पूर्णांक तोड़ने जाए, ऐसे आसानी से हम लोग कर लेंगे। ये तो इंटीजर है ही, इसको भी पूर्णांक के रूप में तोड़ लिए तो 12 पूर्णांक 6 बट्टा 11 आ रहा है, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि 45 पूर्णांक 6 बट्टा 11, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन आसान था। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 63 कह रहा है कि P कोई काम को 4 घंटे में करता है। P एक काम को 4 घंटे में करता है, और Q इसी काम को Q और R मिलकर 3 घंटे में करते हैं। Q और R दोनों है इसमें 3 घंटे में करते हैं, ठीक। और P और R 2 घंटे में करते हैं। यहाँ से P और R मिलकर 2 घंटे में करते हैं, ठीक। तो Q अकेला कितने दिनों में कर सकता है, ये हमें पूछा हुआ है। सबसे पहले आपको क्या बताएं कि टोटल वर्क यहाँ पे निकाल लेंगे, जो इन तीनों के टाइम का LCM हो जाएगा। ये इनका टाइम दिया है, तो 4 3 2 का LCM कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक। सिंपल कर लिया। अब यहाँ से हम क्षमता निकाल लेते हैं, तो 4 3 12, 3 चौके 12, भाग देते जाते हैं, क्षमता निकल जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा 2 छक्के 12 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से एक बात देखिए, हमें तो पूछा है कि Q कितना दिन में करेगा, तो Q का क्षमता निकाल लेते हैं। अब Q का क्षमता निकालने के लिए देखिए, यहाँ P का क्षमता 3 है, तो जब इसमें से P जब 3 है, ये P 3 है, तो R भी कितना होगा? 3 होगा, तभी ना दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो जब R इसमें से 3 हो गया, इसका मतलब Q कितना होगा? 1, तो 3 1 मिलकर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
ये बात समझ में आया। यहाँ से Q का क्षमता कितना निकल गया, 1 निकल गया। तो Q काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम 12 है, इसके क्षमता से 1 से भाग दे देंगे, अर्थात 12 घंटा में ये काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। यहाँ समझिए, अगर नहीं समझे तो देखिए P और R का क्षमता मिल करके 6 है, और यहाँ अगर P का अकेले 3 है तो R का भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 3 दोनों का हो जाएगा, तभी मिल करके 6 होगा। तो जब R का इधर 3 हो गया तो Q का कितना होगा, 1, तो 3 1 मिल करके 4 हो जाएगा। तो हमें पूछा है Q कितना दिन में करेगा, तो 1 से भाग देंगे टोटल वर्क को, तो कितना दिन में करेगा, 12 दिन में कंप्लीट कर लेगा, 12 घंटा में कंप्लीट कर लेगा। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 64। सरल करना है आपको, सिंप्लीफिकेशन करना है cos थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, कह रहे कि इसका आप सिंप्लीफाई करिए। सिंपल क्वेश्चन हो गया, हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। हमको इधर नीचे से हटाना है, तो रेशनलाइज 1 माइनस अपोजिट चिन्ह से करते हैं ना, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा से हम ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो ये ऊपर आ जाएगा cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए एक कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या बच गया, हम 1 बट्टा कॉस थीटा अलग अलग कर लेते हैं, 1 बट्टा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा हो गया। 1 बट्टा कॉस थीटा, यानी जब कॉस का इन्वर्स क्या हो जाता है, यहाँ पे सेक थीटा हो जाता है, सेक थीटा हो जाएगा। और ये आपका ये तो हो जाएगा सेक थीटा, और माइनस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा हो जाएगा, जो कि देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, हम लोग का डी आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। यहाँ से सिंपल हमें क्या किया, रेशनलाइज कर दिए, और जो यहाँ मान आ रहा था वही आंसर हो गया। ठीक, सेक थीटा रेशनलाइज किए, कट गया एक कॉस से, तो 1 बट्टा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर टैन थीटा हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 65 नंबर क्या कर रहा है, 65। आसान क्वेश्चन है इधर अभी। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, बोल रहा है कि 10 व्यक्तियों के लिए आयोजित की गई एक पिकनिक में से 2 व्यक्ति निकाल दिए गए। 2 व्यक्ति जो है निकल गए, तो पिकनिक का खर्च उसके द्वारा बराबर बराबर साझा किया जाना है। तो व्यक्तियों के किए जाने वाले बाद प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक, ये हमें क्वेश्चन पूछा है। जैसे कह रहा है कि 10 व्यक्ति हैं, उसमें से 2 व्यक्ति जब निकल जाते हैं तो खर्च जो हम लोग का पहले है वही खर्च रखना है। तो जब 2 व्यक्ति निकलेंगे तो खर्च और बढ़ेगा, तो वही पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत खर्च बढ़ जा रहा है। देखिए पहले 10 व्यक्ति थे, अब 2 व्यक्ति जब चले गए तो 8 व्यक्ति हो गए। देखिए टोटल खर्च आप कुछ भी मान लीजिए, इसमें दोनों से कटने वाला हम मान लेते हैं टोटल खर्च। जैसे हम मान लेते हैं 8 और 10 80 टोटल खर्च मान लेते हैं। चलिए हम मान लीजिए टोटल खर्च क्या है, टोटल खर्च 80 है। तो जब 10 आदमी हैं तो पर हैंड, ये मैन है यहाँ पे आदमी है, तो 10 आदमी है, टोटल खर्च 80 का टारगेट बनाया गया। तो एक आदमी का कितना खर्च हुआ है, यहाँ पे खर्च लिख देते हैं। प्रत्येक आदमी को कितना रुपए देना होगा, 8-8 रुपए देना होगा। जब 10 व्यक्ति हैं तो 8-8 रुपए देना होगा, और यही जब 8 व्यक्ति हो जाएंगे तो ये कितना देना होगा, 10-10 रुपए देना होगा। तो देखिए कितना खर्च बढ़ जा रहा है, 2 बढ़ जा रहा है। तो पूछा है कि कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो 2 की वृद्धि हो रही है, पहले 8 था, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम, 100 से गुणा कर लेंगे। 2 चौके 8 और 4 से कटा देते हैं, यानी कि 25% की वृद्धि हो जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल। समझे कि नहीं, आप नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। हम मान लेते हैं टोटल खर्च कितना है, 80 रुपये। आप कुछ भी मान सकते हैं, आंसर वहीं आएगा। ठीक, अब इससे कटने वाला, दोनों से कटने वाला हम मान लिए हैं। ठीक, टोटल खर्च 80 माने तो पहले 10 आदमी थे तो 8-8 रुपये देना पड़ रहा था, और जब 8 आदमी हो गए तो 10-10 रुपये देना पड़ रहा है, यानी कि 2 रुपये बढ़ जा रहा है। तो यहाँ हमें प्रतिशत में पूछा है, यानी कि 2-8 का कितना परसेंट है, तो 25% है। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 25%। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1966 नंबर। आइए क्या कर रहे हैं, 66 नंबर। बोला है कि 15,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बहुत आपको बता चुके हैं कि D2 बराबर डिफरेंस ऑफ 2 ईयर बराबर PR स्क्वायर बट्टा 100 स्क्वायर होता है। बोले थे कि इसको याद कर लीजिएगा एकदम। ठीक, कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर
पी आर स्क्वायर बट्टा 100 स्क्वायर होता है। तो पी हमारा 15,000 रुपये है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो 8 का होल स्क्वायर 64 हो जाएगा, और बट्टा 100 का होल स्क्वायर यहाँ रहता है ना, 100 का होल स्क्वायर रहता है, पी आर स्क्वायर बट्टा 100 स्क्वायर, तो 100 गुणे 100 हो जाएगा। तो देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 हो जा रहा है, 2 से कटाएंगे 32 दूना 64, तो 32 तिहाई 96 रुपया जो हो जाएगा हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो जाएगा। कभी कभी 3 साल वाला भी पूछ देता है, D3 डिफरेंस ऑफ 3 ईयर क्या होता है, पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बट्टा 100 की होता है। ठीक, तो दोनों फॉर्मूला ये आप ध्यान रखिएगा। अगर 2 साल का पूछ दे T2 बराबर, तो पी आर स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर होता है, सिंपल रख के बना लिए, 96 रुपये आ रहा है। और 3 साल का पूछे तो पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बट्टा 100 की हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन हम लोग का कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 67 क्या कह रहा है। देखिए 67 नंबर क्या बोला हुआ है, 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि शांत जल में एक आदमी का चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह धारा के दिशा विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। तो धारा का वेग हमें निकालना है। देखिए आदमी का चाल है, मैन का स्पीड है कितना, तो 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा हमें नहीं पता है। मान लेते हैं धारा के चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, अच्छा एक चीज़ बताइए कि अगर ये धारा के दिशा में जाएगा, 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है, अब जब धारा के दिशा में जाएगा तो x इसके साथ जुड़ जाएगा, जब धारा के दिशा में जाएंगे तो चाल हम लोग का जुड़ जाएगा, और धारा के विपरीत जब जाएंगे 28/3 में से x क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये धारा के दिशा में चाल हो गया और धारा के विपरीत दिशा में चाल हो गया। अब बोला है कि यहाँ जो समय ले रहा है इससे 3 गुना, यहाँ 3 गुना समय ले रहा है। इसका मतलब मान लेते हैं यहाँ अगर t समय ले रहा है तो यहाँ कितना समय ले रहा है, 3t समय ले रहा है, और समय गुणे चाल करेंगे दूरी निकल जाएगा, इधर भी समय गुणे चाल दूरी, दोनों दूरी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे सेम है। उसी दूरी को जब धारा के दिशा में जा रहा है तो t समय ले रहा है, और धारा के विपरीत जा रहा है तो 3 गुना समय ले रहा है यहाँ पे। ठीक, अब सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये बात समझ गए। तो देखिए यहाँ से t से t कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 28/3 x का वैल्यू हमें निकालना है, यही में पूछा हुआ है धारा का चाल, और ये कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कर लेंगे तो 28 - 3x हो जाएगा। x को एक साइड ला लीजिए तो 4x = 28 - 28/3 हो जा रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देख लीजिए, तो ये अगर 4x = 28 अगर कॉमन भी ले लेते हैं तो यहाँ 3 एकम 3 और 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जा रहा है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ से 4 × 7 = 28 हो जाएगा, 7 दूना 14, यानी कि x का वैल्यू हो जा रहा है 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो धारा का चाल हो जाएगा हम लोग का। ठीक, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात यहाँ से आपको समझ में आई, ये धारा के साथ चाल है, विपरीत चाल है। यहाँ अगर t समय ले रहा है तो यहाँ 3 गुना समय ले रहा है, 3 गुना समय तो 3t, t कैंसिल हो गया, x का वैल्यू हम लोग का कितना निकल गया, 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 1968 नंबर बोला है कि यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 है तो उसका आयतन पूछा है। देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6l² होता है, और ये कितना दिया है, 3750 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से l निकाल लेंगे आराम से, और आयतन क्या होता है, भुजा क्यों हो जाता है। तो यहाँ 6 से कटा देते हैं, 6 × 6 = 36 हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 × 5 = 30, यानी l का वैल्यू हम लोग का कितना निकल जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। घन का भुजा की लंबाई 25 निकल गया, तो यहाँ से आयतन कितना हो जाता है, आयतन बराबर हो जाता है भुजा क्यूब, यानी कि 25 का क्यूब कर लेंगे तो 25 का क्यूब देख लीजिए कितना आ जाएगा, 15,000, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15,625 सेंटीमीटर क्यूब जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा 15,625, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, तो आसान क्वेश्चन था। 6l² बराबर 3750 था, तो यहाँ से l निकाल लिए, 25 सेंटीमीटर आ गया भुजा। तो जब आयतन क्या हो जाता है, भुजा क्यूब हो जाता है, तो 25 का क्यूब कर लिए, 15,650 सेंटीमीटर क्यूब हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगला बोला हुआ है 69 नंबर कि x/√128 बराबर √162/x है। ठीक,
तो हमें कह रहा है ना कि x का यहाँ से वैल्यू निकालना है, तिरछा गुणा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इजकल टू रूट ओवर, ये दोनों रूट में है तो दोनों गुणा हो जाएगा 162 गुणे 128 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, अब अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का फोर्थ रूट हो जाएगा। चाहे चलिए एक्स स्क्वायर का ही मान निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए तो ये अगर इसका खंड करते हैं तो ये 81 गुणे 2 हो जा रहा है और ये कितना हो जा रहा है आपका 64 गुणे 2 हो जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू इसका वर्गमूल 9 हो जाएगा और इसका वर्गमूल 8 हो जाएगा और इसका वर्ग दोनों का मिल करके 2 हो जाएगा। तो 8 दूना 16 नवा 144 हो जा रहा है, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 144 है तो हमें पूछा है एक्स का मान क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात यहाँ से क्लियर हुआ, सिंपल हमने गुणा कर दिया तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए रूट ओवर, दोनों रूट में है तो गुणा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो दोनों गुणा हो गया, 81 गुणे 2 खंड तोड़ लिए 64 गुणे 2 यानी कि 144 आ जा रहा है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 144 यानी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, वर्गमूल फिर निकाल देंगे यानी कि 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 70 आइए देखते हैं 70 नंबर क्या कह रहा है। 70 देखिए 70 हम लोग का बोला है कि 340 मीटर कपड़ा है, ठीक 340 मीटर कपड़ा है, ठीक, और बोल रहा है कि इसमें से 1 मिनट सॉरी 70 नंबर जी ना, तो 70 में बोला है कि 340 मीटर परिमाप वाले एक आयताकार प्लॉट के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा जगह है तो 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बागवानी की लागत कितनी। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, एक आयताकार प्लॉट है, आयताकार प्लॉट है, इसका परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप यानी 2 × L + B ये ना होता है परिमाप, तो ये दिया हुआ हमें 340 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक, परिमाप 340 मीटर यहाँ से दिया हुआ है। अब कह रहे हैं ना कि इसके बाहर से ओर से रास्ता बना हुआ है, ठीक, बाहर की ओर से रास्ता बना हुआ है। एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब ये आयताकार प्लॉट के बाहर की ओर ऐसे रास्ता बना रहे, अगर रास्ते की चौड़ाई यहाँ से मान लेते हैं कि x रहे, रास्ते की चौड़ाई कितना रहे x रहे, लंबाई l, चौड़ाई अगर b रहे, तो डायरेक्ट रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाता है। इसका फॉर्मूला जब बाहर से हो तो रास्ता का एरिया क्या हो जाता है, एरिया इक्वल टू 2x × L + B + 2x होता है, ठीक। अगर रास्ता बाहर रहे तो 2x × 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई और लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x हो जाता है। अगर रास्ता अंदर से रहे तो केवल यहाँ पे माइनस हो जाता है, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। तो इसी से हम लोग आराम से निकाल लेंगे, यहाँ से L + B का हमें मान पता ही चल जाएगा, कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। तो यहाँ से रास्ता का क्षेत्रफल अगर निकाल लेते हैं, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, तो 2x, ये जो रास्ता की चौड़ाई x का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, इंटू L + B का मान 170 है, प्लस ये 2x यानी कि ये भी 2 हो जाएगा। तो 2 गुणे 172 गुना करेंगे तो 344 हम लोग का ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो एरिया अगर 344 मीटर हो गया, अब हमें कह रहा है कि इसको 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से बागवानी लगाना है, तो खर्च कितना हो जाएगा। तो अगर खर्च हमें निकालना है तो एरिया 344 है, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 3440 रुपये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। बात क्लियर यहाँ से 3440 रुपये जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को पता रखना है। ये फार्मूला होता है डायरेक्ट कि अगर रास्ता बाहर से हो तो रास्ते का एरिया हो जाता है 2x × L + B यानी कि 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x हो जाता है। तो यहाँ से लंबाई चौड़ाई का योग हमें निकल ही गया कि 170 है, 1 मीटर चौड़ा, x का वैल्यू 1 यहाँ दे ही दिया है, तो रह के निकाले तो एरिया हम लोग का 344 मीटर स्क्वायर आ जा रहा है, 172 दूना 344 हो जाएगा। उसके बाद हमें कह रहा है कि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च क्या होगा, तो 10 से गुणा कर लिया यानी कि 1440 रुपये आ जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर रास्ता अंदर से हो जाए तो केवल यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बाकी सब सेम रहेगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आइए 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 70 तक हो गया, 71 देखिए, 71 की ओर चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। 70 नंबर 71 कह रहा है कि एक निश्चित दूरी को तय करने में 2 व्यक्तियों के चाल का अनुपात दिया हुआ है। देखिए स्पीड का रेशियो यहाँ से दिया हुआ है,
स्पीड का रेशियो यहाँ से 18:12 यानी कटा देते हैं ना, 36 18 6 दूना 12 होता है। तो स्पीड का रेशियो यहाँ से 3:2 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि समय का रेशियो। अब देखिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर डिस्टेंस सेम हो, बताए हुए हैं कि अगर डिस्टेंस सेम रहता है तो चाल का उल्टा जो है समय हो जाता है। यहाँ समय का अनुपात क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि 2 पहले आ जाएगा 3 बाद में हो जाएगा। तो 2:3 का रेशियो हो जाएगा इसके समय के अनुपात में 2:3 का अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2B में दिया हुआ है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आप नोट करके लिख लीजिएगा। इससे बहुत क्वेश्चन बनता है कि अगर डिस्टेंस सेम रहे, समान दूरी हो, तो स्पीड और टाइम के रेशियो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ अगर 3:2 का रेशियो है तो ये 2:3 का रेशियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए 72 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, बोला हुआ है 72 नंबर हमें यहाँ से दिया हुआ है कि x³ + x² + x + 1 और एक और पोलिनोमियल्स है x³ + 2x² + x + 2। कह रहा है ना कि इसका हमें GCD निकालना है। अब देखिए GCD मतलब होता है ना ग्रेटर कॉमन डिवाइजर, यानी कि HCF निकालना है हमें, महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक, यहाँ से GCD भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी दे भी देता है HCF या GCD एक ही होता है। ठीक, HCF या GCD एक ही होता है, तो बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो देखिए जब भी हमें इसका HCF निकालना है तो वैसे ही हमें बड़ी से बड़ी संख्या लेना होगा जो दोनों में कॉमन फैक्टर हो, दोनों का क्या हो, कॉमन फैक्टर हो। वही चीज़ ना रहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है, दोनों एक ही बात होता है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका फैक्टर निकालना होगा। तो फैक्टर मतलब देखिए दोनों सिंपल है, कॉमन ले लेते हैं इसमें से, x² कॉमन लेंगे तो x + 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो x + 1 हो जाएगा। अब दोनों में x + 1 कॉमन है तो x + 1 × x² + 1 हो जाएगा। अब ये तो फिक्स है कि इसी दोनों में से कोई होगा, तो यहाँ से भी आप ऑप्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ऑप्शन x² नहीं, दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। तो फिर इसको भी फैक्टर कर लेते हैं, इसमें भी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। देखिए अगर x² कॉमन लेंगे तो x + 2 हो जाएगा, प्लस इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो x + 2 हो जाएगा, यानी यहाँ से x + 2 × x² + 1 आ जा रहा है। तो देखिए कॉमन इसमें कौन है, x² + 1 है, तो यही हम लोग का GCD कहिए या फिर HCF कहिए, यही हम लोग का हो जाएगा x² + 1 हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। बात यहाँ से क्लियर हुआ, जब भी हमें GCD या HCF का है तो ये कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, इसका फैक्टर कर लिए और दोनों में कौन सा मिल रहा है, तो x² + 1 x² + 1 दोनों में मिल रहा है, तो ये हम लोग का HCF हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। ठीक, चलिए 73 आइए, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन दे देता है आपका। ठीक, 73 देखिए क्या कह रहा है, ये आसान क्वेश्चन है, आप ऐसा क्वेश्चन बहुत बना चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपका ब्रैकेट के बारे में ध्यान रहना चाहिए। ठीक, ये हमें कह रहा है इसका वैल्यू निकालना है, यहाँ से एक कर्ली ब्रैकेट है, फिर छोटा ब्रैकेट भी दिया हुआ है, यहाँ बंद भागे 3 + 9/24 दिया हुआ है। ठीक, कह रहा है ना कि इसका वैल्यू आपको निकालना है, इसका मान निकालना है। ठीक, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे कोष्ठक को ब्रेक करते हैं। तो छोटा कोष्ठक यहाँ 3 जगह है, इसको जब हम तोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ से चलते हैं कि ये देखिए तो कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गया, 5 हो जाएगा भागे। अब देखिए इसको पहले तोड़ना होगा, तो क्या करेंगे, पहले भाग देंगे ना, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3 + 9/24 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24 हो जा रहा है। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27, 27/8 ये आ गया है। ठीक, तब इधर करते आएंगे, सब में भाग का साइन है, तो पहले यहाँ से इसको भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ ब्रैकेट लगा है ना, देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा है, तो पहले छोटे ब्रैकेट उसके बाद से कर्ली ब्रैकेट को तोड़ते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 5 भागे है तो गुणा में बदल लेंगे तो 8/27 हो जाएगा, यानी कि ये आ जा रहा है हम लोग का 40/27 आ जा रहा है। तो फिर हमें 4 में भाग देना है, 40/27 से यहाँ पे भाग देना है, तो ये 4 गुणा में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 27/40 हो जाएगा। ठीक, फिर हमें 8 में भाग दे देना है, तो 8 इसको गुणा में बदलेंगे तो 40 ऊपर चल जाएगा, बट्टा 4/27 हो जाएगा। ठीक, यही चीज़ हो जाएगा। सिर्फ हमें क्या करना है, इधर से पलटते जाना है, गुणा ऊपर इन्वर्स करते जाना है, क्योंकि भाग देना है, इससे इसमें देना है, फिर यहाँ जितना आया ये चीज़ आया हमें कि 4
4 गुणे 27/40 अब कट जाएगा, इसीलिए गुणा नहीं किए हैं। अब ये हो जाएगा 8 भागा को हटाएंगे तो गुणा, तो ये पलट जाएगा, ठीक, इन्वर्स हो जाएगा। अब कटा दीजिए, देखिए 4 दूना 8 हो जा रहा है, यानी यहाँ से 40 दूना 80/27 हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो सिंपल से हम लोग निकाल लिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल हम लोग इधर से करते हैं, पहले हम छोटा ब्रैकेट तोड़े, उसके बाद से कर्ली ब्रैकेट तोड़े, फिर यहाँ छोटा ब्रैकेट ही तोड़ दिए थे, अब भाग देते हैं हम। भाग देने मतलब केवल इन्वर्स होता जाएगा, ठीक, सिंपल। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला 74 नंबर आइए, 74 क्या कह रहा है देखिए। 74 नंबर देखते हैं क्या पूछा हुआ है। P और Q अलग अलग एक काम को 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए P 6 दिन में कर सकता है और Q जो है 8 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक। वे दोनों R की मदद से 3 दिन में करते हैं। R की मदद से इसका मतलब P, Q, R तीनों मिल करके 3 दिन में करते हैं, ठीक। R की मदद से वे दोनों 3 दिन में करते हैं और कुल मजदूरी 3200 रुपये कमाते हैं, तो R को कितना मजदूरी मिलेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, मजदूरी वाला, बिल्कुल नहीं घबराना है। सिंपल ये टाइम दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क सबका LCM कितना हो जाएगा, यहाँ से 24 हो जाएगा। अब क्षमता निकाल लीजिए, क्योंकि जो जितना काम करता है ना उसको उतना मजदूरी मिलता है, यानी कि मजदूरी को हम क्षमता के अनुपात में या काम के अनुपात में बांट देते हैं। कल ही ना एक क्वेश्चन आया था कि काम का रेशियो पूछा हुआ था, क्षमता का रेशियो और काम का रेशियो दोनों क्या होता है, एक ही होता है। तो इनके पैसा को हम क्या करेंगे, इनके क्षमता के अनुसार से बांट देंगे। जो क्षमता का रेशियो होगा उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। अब देखिए क्षमता का रेशियो से भाग देंगे, 6 चौके 24 हो जाएगा, 8 तरीके 24 हो जाएगा और 3 8 यहाँ पे 24 हो जाएगा, यानी कि इनका 8 हो गया। तो अब एक बात बताइए, देखिए यहाँ से P अनुपात Q अनुपात R क्या हो जाएगा, ये तो 4 है इसका, 3 है इसका, तो R का रेशियो कितना हो जाएगा, यहीं पर रहने देते हैं, यहीं पर हम R का निकाल लेते हैं। तो तीनों का मिलकर 8 है और 4 और 3 P Q का है, तो R का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से 8, तीनों का रेशियो 8 है, 8 का वैल्यू देख लीजिए कितना रुपए ये लोग कमाते हैं, तो 3200 रुपये कमाते हैं। 8 यूनिट का वैल्यू अगर 3200 रुपये है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400 रुपये। तो हमें पूछा है किसका, तो R का पूछा है, तो R का तो 1 ही यूनिट है ना, अर्थात R कितना कमाएगा, तो 400 रुपया 3200 में से ये कमाएगा। अगर यही पूछता हमें कि P कितना कमाएगा, तो 4 चौके 1600 रुपये कमाता। अगर पूछता Q कितना कमाएगा, तो 4 3 1200 रुपये कमा लेता। बात क्लियर हुआ यहाँ से, फिर एक बार समझ लीजिए, नोट करके लिख लीजिएगा कि मजदूरी को हम काम के अनुपात में बांटते हैं या फिर क्षमता के हिसाब से बांट देते हैं। तो यहाँ से क्षमता का रेशियो हम निकाले, 4:3:1 आ गया, यही ना क्षमता हुआ तीनों का। तो ये तीनों जोड़ने पे 8 हो रहा है। 8 का रेशियो, 8 यूनिट का वैल्यू अगर 3200 रुपये है तो 1 का पूछा हुआ है, R का पूछा हुआ है, तो 1 का वैल्यू हम लोग का 400 रुपये हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है 75। तो ये ध्यान रखिएगा कि रुपया को हम लोग बांट देते हैं किसके अनुपात में, तो क्षमता के हिसाब से। देखिए 75 बोला है कि x/x² - 1 इक्वल टू a/x - 1 प्लस b/x+2 है, x+1 है, ठीक। और हमें बोला है ना कि a और b का मान निकालना है हमें, क्या होगा, ठीक। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जोड़ते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, x² - 1। तब देखिए a + b × a - b, ये भी क्या हो जाएगा, x² - 1 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो प्लस वाले से गुना हो जाएगा, यानी कि ax प्लस a हो जाएगा और प्लस, अब ये इसमें से ये प्लस वाला कट जाएगा तो इससे गुना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हम लोग का, तो bx - b हो जाएगा, ठीक, ये ना हो जाएगा। तो अब एक चीज़ देखिए, x² - 1 कैंसिल हो जा रहा है, यानी यहाँ से कितना आ जा रहा है, x बराबर, अब देखिए x वाला यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, a + b आ जाएगा, a + b × x और प्लस में आ जा रहा है a - b आ जा रहा है, ठीक। अब यहाँ से थोड़ा एक बात समझना है कि x का यहाँ पे x लगा है और यहाँ इसको तुलना आप करेंगे, इसको जब तुलना करेंगे तो देखिए x का गुणांक यहाँ पे क्या है, 1 है, और ये बिना x वाला संख्या इधर है ही नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x + 0 कर सकते हैं। तो देखिए ये a - b का वैल्यू यहाँ से 0 हो जाएगा, क्योंकि बिना x वाला मान इधर a - b है, इधर कुछ भी नहीं था तो 0 है। और यहाँ से x का गुणांक क्या है, a + b, और यहाँ x का गुणांक 1 है, अर्थात a + b का वैल्यू 1 हो जाएगा और
और a माइनस बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लीजिए, टू ए बराबर 1 होगा तो a बराबर 1/2 हो जाएगा, तो b बराबर भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। जब a का वैल्यू हाफ आ गया तो b का वैल्यू हाफ हो जाएगा, दोनों आधा आधा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। नहीं समझे हैं तो देखिए एक बार समझिए बहुत इत्मीनान से, यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है, बस जोड़ करके ये दोनों नीचे से कटा दिए हैं। अब यहीं से समझना है, x हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी इंटू एक्स आ गया, और इधर है a प्लस बी। अब यहाँ से हम तुलना करेंगे, जब भी ऐसा इक्वेशन आए ना तो तुलना करके ही बनेगा। तो तुलना किए तो इधर x का गुणांक 1 है और इधर x का गुणांक a प्लस बी है, यानी कि a प्लस बी का वैल्यू 1 हो जाएगा। इधर बिना x वाला a माइनस बी है और इधर बिना x वाला कोई टर्म ही नहीं है, अर्थात a माइनस बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो दोनों को सॉल्व कर लिए, a भी हाफ आ रहा है और b भी हाफ हो रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 76 आइए, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ध्यान में रखिएगा आप, इस तरह के क्वेश्चन को तुलना करके ही बनाएंगे। 76 देखिए क्या कह रहा है, पी क्यू से 30% अधिक कुशल है। देखिए क्षमता वाला, टाइम एंड वर्क वाला आ गया। टाइम एंड वर्क बहुत पूछता है, यहाँ इफिशियंसी का रेशियो हमें दे दिया हुआ है कि पी जो है क्यू से 30% अधिक कुशल है, यानी कि अगर इसका एफिशिएंसी 100 है तो इसका एफिशिएंसी 130 है, क्षमता का रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ से कटा लेते हैं तो ये 0 0 कैंसिल, यानी कि 13:10 के अनुपात में इनका क्षमता हो जा रहा है। ठीक, तो अब हमें क्या बोला हुआ है कि अब देखिए अगर ये इफिशिएंसी का रेशियो हो गया तो टाइम का रेशियो इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि 10:13 हो जाएगा। ये बहुत बार बताए हैं आपको कि जो क्षमता का अनुपात होता है वो समय का उल्टा होता है, समय का अनुपात क्षमता का उल्टा होता है। तो क्षमता का उल्टा कर लिए, यानी कि 10:13 हो गया। अब हमें कह रहा है यहाँ से कि यदि किसी काम को P बोला है कि अगर Q अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, अगर P 20 दिन में करता है। अच्छा देखिए यहाँ P का समय कितना है 10, अर्थात 10 यूनिट का वैल्यू अगर 20 दिया हुआ है तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अगर 10 का वैल्यू 20, ये दोगुना आ रहा है तो 13 का वैल्यू 26, यानी कि ये कितना दिन में करेगा 26 दिन में कर लेगा यहाँ पे Q। बात क्लियर हुआ? फिर एक बार समझ लीजिए, 13:10 का अनुपात हो गया क्षमता का, तो टाइम का इसका उल्टा हो जाएगा 10:13, और कह रहा है कि P 20 दिन में करता है, यानी कि 10 यूनिट का वैल्यू 20 तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, अर्थात Q जो है 26 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टाइम एंड वर्क बहुत आसान है, इसी कंसेप्ट से हम लोग पूरा टाइम एंड वर्क खत्म भी किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में है सभी वीडियो, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 30 मीटर लंबे कपड़े से 1 मिनट का है, टोटल कपड़ा जो है 30 मीटर है यहाँ पे। ठीक, अब कह रहा है इसमें से 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काट दिए जाते हैं तो मूल लंबाई के कितने शेष बच जाते हैं। देखिए जो हमें काट लिए जाते हैं वो कितना काटा गया है यहाँ से, तो बोल रहा है कि 225 सेंटीमीटर के 12 टुकड़े काट लिए जाते हैं। तो इसको गुणा कर लीजिए, 12 25 60 06, 12 दूना 24 6 30 03, 12 दूना 24 और 3 1 मिनट सॉरी 12 25 60 कर 06 हो जाएगा, 12 दूना 24 6 30 कर 0 8 से 3, 12 दूना 24 और 3 27 हो जाएगा। यानी कि ये सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलेंगे तो 27 मीटर कपड़ा अपने काट लिया। तो पहले 30 मीटर था, अब 27 मीटर काट लिए, यानी कि 3 मीटर शेष बचा हुआ है। तो हमें पूछा हुआ कि कितना भाग शेष रहा है, तो ये 3 जो है पहले 30 था तो ये कितना भाग है, यही ना पूछा हुआ है कि कितना भाग शेष रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1/10 भाग जो है शेष रहा है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? 30 मीटर पहले था, काट लिए 225 सेंटीमीटर के 12 टुकड़े, यानी 2700 सेंटीमीटर, मतलब 27 मीटर हमने काट लिया, तो 3 मीटर शेष बचा हुआ है, तो भाग पूछा है तो टोटल नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/10 भाग हमने यूज कर लिया है। ठीक, 78 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है 78 कह रहा है हमें एलसीएम निकालना है। इसमें कल ही बताए थे आपको, ये कह रहा है कि 36/225 है, 48/150 है, और ये 72/85 है। कह रहा है इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम मतलब अंश का एलसीएम, देखिए यहाँ से क्या कर लेते हैं, 12 से सब कट रहा है तो 12 तिहाई 36, और यहाँ 12 चौके 48 होगा ना, तो 4 से हमें गुणा करना होगा। ठीक, और 12 छक्के 72, तो 12 3 और 2 इसमें है ही, बस इतना ही हो गया। और नीचे का हमें एचसीएफ निकाल लेना है, तो 225 150 85 में केवल 5 ही कॉमन फैक्टर होगा ही, तो 5 एचसीएफ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे,
12 3 36 चौके 144/5 जो हो जाएगा हम लोग का यहाँ एलसीएम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? सिंपल क्वेश्चन था, अंश का एलसीएम और बट्टा हर का एचसीएफ निकाल लेंगे। जब भी एलसीएम पूछे फ्रैक्शन का तो एलसीएम यानी अंश का एलसीएम बट्टा एचसीएफ होता है, बात ध्यान रखिएगा। अगर एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ बट्टा एलसीएम होता है। ठीक, जो पूछा जाता है वो अंश का निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, क्या कह रहा है? फ्रैक्शन कल भी आया था, हमेशा ये क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान में रखिएगा। और 79 बोल रहा है कि 513,1107,783, इसका बोला है ना कि आप एचसीएफ निकालिए, क्या होगा महत्तम समापवर्तक। देखिए आपको बताए थे कि महत्तम समापवर्तक ना हम किसी भी दो संख्या को घटा लेंगे और उसी का फैक्टर हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा यहाँ से। तो जिसका मिनिमम अंतर आता है ना उसी को घटाते हैं, इन दोनों को घटा लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, देखिए तो ये दोनों को घटाए हम तो 3 0 हो जाएगा, 8 में से 1 गया 7 हो जा रहा है और यहाँ 270 आ जा रहा है। इसका मतलब जो एचसीएफ होगा ना इसका फैक्टर ही होगा। तो अब देखिए इसका फैक्टर हम 27 × 10 कर लेते हैं। ठीक, अब ऑप्शन से देख लीजिए, 22 इसका फैक्टर है ही नहीं, 21 फैक्टर है ही नहीं, 19 फैक्टर है ही नहीं, 27 फैक्टर है, तो हम लोग का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ यहाँ से 27 हो जाएगा। बहुत आसान ये तरीका है, अगर इस तरह से आप सीख जाइएगा ना तो बड़े बड़े एचसीएफ आप तुरंत निकाल लीजिएगा। किसी भी दो संख्या का अंतर लेंगे हम, कोई भी दो संख्या लेंगे, जो कम आएगा ना उसी को हम लेंगे। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि एचसीएफ से बड़ा कभी अंतर से बड़ा कभी एचसीएफ हो ही नहीं सकता है, या तो अंतर होगा नहीं तो उसका कोई फैक्टर होगा। तो अंतर हम 270 ले लिए, तब ये तो फिक्स है कि 270 से बड़ा हमारा एचसीएफ नहीं होगा और इसका कोई फैक्टर ही होगा। तो इसका फैक्टर हम 27 × 10 कर लिए। अब इसमें फैक्टर में ऑप्शन से देख लिए तो केवल 27 ही ऑप्शन है, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो यही हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 80 नंबर। ये बहुत आसान तरीका है, अगर ऐसे नहीं आता है तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये तरीका आपका बहुत बेटर है। ठीक, कह रहा है कि 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो छूट मिलता है ना फिक्स प्राइस पे, अंकित मूल्य पे, फिक्स प्राइस पर जो छूट मिलेगा और जो क्रय मूल्य पर सीपी पर जो लाभ होता है ना, लाभ या हानि जो भी होगा, तो ये भी विक्रय मूल्य बन जाएगा। जब हमें कोई दुकानदार अपने फिक्स प्राइस पर छूट देगा तो ये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, और वो अपने क्रय मूल्य पर लाभ लेगा तो ये भी क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य। तो ये दोनों विक्रय मूल्य क्या हो जाते हैं, यहाँ से बराबर हो जाते हैं। तब सिंपल हो गया, बराबर कर लीजिए। यहाँ फिक्स प्राइस भी हमें नहीं पता है, फिक्स प्राइस पे कितना छूट दे रहा है, 22% छूट दे रहा है। तो जब 100 में से 22 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा ना, नहीं 78 हो जाएगा। ठीक, 78 2 80। ठीक, जब 22% छूट दिया इसका मतलब 78 हो गया, और बराबर क्रय मूल्य पे कितना लाभ कमा रहा है, देखिए इस पर कितना लाभ कमाया हमारा 17%, तो ये 100 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। प्रतिशत दोनों और 100 था, हटा दिए, उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ से क्या हो जा रहा है हमारा, फिक्स प्राइस और बट्टा क्रय मूल्य, इनका रेशियो हो जा रहा है 117/78 हो जा रहा है। तो पूछा है कि कितना अधिक जो है अंकित करना होगा, क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना होगा। तो देखिए अंतर कर लीजिए, 17 में से 8 जाएगा 9, और यहाँ बच गया आपका कितना, तो 10 में से 7 जाएगा 3, यानी 39 रुपया अधिक करना होगा। किस पे, क्रय मूल्य पे। तो 78 और प्रतिशत के लिए क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। पूछा है कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा, तो अगर हमें 39 अधिक रखना होगा तो किस पे, 78 पे, और प्रतिशत के लिए 100 हो गया। तो देखिए तो ये 2 मर्त में कट जा रहा है, 3 मर्त में ना, नहीं सॉरी 9 दूना 18, ये 2 मर्त में कट जा रहा है, 2 से इसको कटा दिया, यानी कि 50% अधिक हमें क्रय मूल्य से फिक्स प्राइस को रखना होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ है यहाँ से। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि फिक्स प्राइस पर छूट बराबर क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होता है। यहाँ लाभ हुआ था तो लाभ रखे हैं, तो फिक्स प्राइस पर 22% छूट यानी 78 बराबर क्रय मूल्य पर 17% लाभ, तो लाभ 100 में जुड़ जाता है। दोनों का रेशियो यहाँ से 117/78 हो गया। तो कितना अधिक, तो 39 अधिक फिक्स कर रहा है किस पे, क्रय मूल्य पे, और प्रतिशत के लिए 100 कर लिए, तो 50% हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, 81 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 81 यहाँ बोला हुआ है, 81 कह रहा है कि 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर, नहीं किसी संख्या का 1/3 और 1 मान लेते हैं वो संख्या x है, तो x का 1/3 और x का 1/4 यही हो जाएगा।
तो इन दोनों का जो अंतर है ना, अंतर बोला है कि उस संख्या के वर्गमूल के बराबर है, यानी वर्गमूल मतलब रूट एक्स के बराबर है। x का 1/3, x का 1/4 और ये किसके बराबर है इनका अंतर, तो उस संख्या के वर्गमूल के बराबर है। अब सिंपल x का वैल्यू हमें निकालना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए तो 4 3 12 हो जाएगा, तो ये 4x में से 3x गया, x/12 इक्वल टू रूट ओवर x हो जाएगा। यहाँ से चाहेंगे तो कटा भी सकते हैं, इससे ये रूट x हो जाएगा, ठीक, 2 रूट रहता है ना इसमें, रूट x हो जाएगा। तो रूट x का वैल्यू यहाँ से अगर 12 हो गया, तो हमें पूछा था वो संख्या, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 144 हम लोग का आंसर हो जाएगा। वह संख्या कितनी है, तो 144, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर हो गया। मान लिए वो संख्या x है, तो x का 1/3, x का 1/4 बराबर क्या है, उस संख्या के वर्गमूल के बराबर है। अब यहाँ से दोनों को हम घटाए तो आ रहा है रूट x/12 आ जा रहा है, x/12 आया, इस रूट x से इसको कटा दिए तो रूट x/12, यानी रूट x का वैल्यू 12 हो गया, तो x का वैल्यू 144 हो जाएगा। अगला ये 92 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बोला है यहाँ से कि a बट्टा कर लेते हैं, रेशियो है तो इसको बट्टा कर लेते हैं, a/b + c = 1/3 दिया हुआ है। और यहाँ फिर एक और बात दे रहा है कि c/a + b = कितना दे रहा है, 5/7 दे रहा है, ठीक। देखिए इस कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हमें पूछा है ना कि इसका वैल्यू क्या होगा, क्या पूछा है, 1 मिनट सॉरी, हाँ ठीक तो था, b/c + a का वैल्यू हमें निकालना है, क्या होगा, ठीक। देखिए ऐसा क्वेश्चन, ये a + b + c अगर निकालते हैं, यहाँ से a + b + c अगर निकालते हैं तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रेशियो को जोड़ लेते हैं, यहाँ पे a + b + c 4 हो जाएगा, और यहाँ से निकालते हैं तो a + b + c = कितना हो जाएगा, 7 5 12। अब देखिए ये नहीं होना चाहिए, दोनों रेशियो से योग बराबर होना चाहिए। तो योग बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 3 से गुणा कर लेंगे सिंपली, तो ये भी 12 हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, और इसको 3 से गुणा करने का मतलब क्या हुआ कि इस रेशियो को भी हमें क्या करना होगा, 3 गुना करना होगा। तो इसे 3 गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग का निकल गया, हमें पूछा है कि b/c + a, तो सबसे पहले हम a का वैल्यू यहाँ से 3 हो गया, a का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, c का वैल्यू 5 हो गया, c का वैल्यू 5 हो गया, तो b कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जा रहा है, तो 12 में से 8 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिंपल, अब सब कुछ निकल गया। अब यहाँ रख दीजिए, b 4 हो जाएगा, और नीचे जो है दोनों का योग, यानी कि 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। तो 1/2 1:2 का रेशियो हो जाएगा हम लोग का, जो पूछा है कि b/b अनुपात c + a कितना हो जाएगा, 1:2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझ में आई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से जोड़ रहे हैं तो a + b + c 4 आ रहा है, और इस रेशियो को जोड़े हैं तो 12 आया, तो ये रेशियो दोनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए इसको हम 3 से गुणा किए हैं, और इसको 3 से गुणा करने का मतलब कि रेशियो को भी 3 गुना करना होगा। तो 3 ये 9 हो जाएगा, तब यहाँ से a का वैल्यू 3 आ गया, c का वैल्यू यहाँ से 5 निकल गया, तो जो दोनों जोड़े 5 3 8, तो b का वैल्यू 12 में से 8 घटा लेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ मान रख दीजिए, तो 4/8 हो जाएगा, यानी 1:2 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। 83 आइए, 83 क्या कह रहे हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान में रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एसएससी में भी। कह रहा है कि रेलगाड़ी P और Q समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चले। देखिए P और Q 2 रेलगाड़ी है, ये P रेलगाड़ी है और एक Q रेलगाड़ी है, ठीक। दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में समान पटरियों पे चल रही है। P ट्रेन Q को 60 सेकेंड में पार कर जाती है, यानी कि ये P का स्पीड जो है ज़्यादा है। जब P Q को पार कर जा रही है, इसका मतलब P का स्पीड क्या है, यहाँ से ज़्यादा है, 60 सेकेंड में पार करती है। और ट्रेन P में मौजूद एक यात्री को Q 40 सेकेंड में पार कर जाती है। यदि गाड़ियों के चाल का अनुपात 2:1 है, यानी कि इसका चाल 2x हो जाएगा, 2:1 का रेशियो है, और इसका x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड चाल होगा, क्योंकि ये स्पीडली जा रही है और ये स्लो जा रही है, तभी नहीं ये इसको पार कर रही है, ठीक। तो 2:1 का रेशियो था, हम 2x और x मान लिए, ठीक। अब कह रहा है कि दोनों की लंबाई का रेशियो क्या होगा। लंबाई का रेशियो हमें नहीं पता है, इसका लंबाई मान लेते हैं L1 और इसका लंबाई मान लेते हैं L2 मान लेते हैं, ठीक। तो अब यहाँ से एक बात बताइए, इसका चाल 2x है और इसका x है, तो सापेक्षिक चाल इनका क्या हो जाएगा, सापेक्षिक रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, सापेक्षिक चाल क्या आपको बताए थे कि सापेक्षिक चाल अगर एक ही दिशा में तो घट जाएगा, तो 2x में से x घटाएंगे यानी कि x हो जाएगा, ठीक। सापेक्षिक चाल x हो जाएगा। अब जब ये
जब एक दूसरे को पार कर रही है, जब दोनों पार कर रही है, इसका मतलब कि दोनों के लंबाई के योग को पार करेगी हमेशा। तो यहाँ से यहाँ पे समय 60 सेकंड लग रहा है, तो दूरी यानी कि क्या हो जा रहा है, L1 प्लस L2 हो जा रहा है, और ये कितना लग रहा है, 60 लग रहा है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। तो समय 60 लगा है और चाल दोनों का सापेक्षिक चाल होगा ना, दोनों एक दूसरे को पार कर रही है, यहाँ से दोनों क्या कर रही है, चल ही रही है, एक तो रुकी नहीं है ना, तो इसीलिए सापेक्षिक चाल x लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 60x हो जाएगा। यानी कि दोनों के लंबाई का योग हम लोग का कितना निकल गया, 60x निकल गया। अब एक बात समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे कह रहा है कि Q जो है P में मौजूद एक यात्री को 40 सेकंड में पार करता है। इस पर एक यात्री बैठा हुआ है और Q इसको पार कर रहा है, इसका मतलब Q अपने लंबाई को पार कर रहा है। तो Q का लंबाई कितना है, L2। तो यहाँ से L2 बराबर कितना हो जाएगा, 40 सेकंड में। तो 40 गुणे इसका स्पीड कितना है, x है, ये 40x हो जाएगा। ये बात समझ में आई। Q जो है P पर बैठे एक व्यक्ति को पार कर रहा है, इसका मतलब ये अपने लंबाई को पार कर रहा है। तो इसका लंबाई L2 है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, इसका चाल x है तो ये 40x हो जाएगा। ठीक, तो अब हमें क्या पूछा है, दोनों के लंबाई का रेशियो। अगर L2 40x हो गया तो L1 क्या हो जाएगा, तो 60 में से 40 चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 20x हो जाएगा। तो हमें दोनों के लंबाई का रेशियो पूछा हुआ था, L1 अनुपात L2, तो 20x अनुपात 40x हो जाएगा, यानी कि 1:2 का रेशियो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:2 का अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। इसका चाल 2x, ये x हो गया, तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो दोनों जब चल ही रही है तो इसमें सापेक्षिक चाल ही लगेगा। तो दोनों जब चल रही है, जैसे एक ट्रेन देखिए ऐसे चल रही है, एक ट्रेन एक पार कर रही है, तो यहाँ जब आएगी तभी ना पार हुआ, इसका मतलब दोनों के लंबाई को पार कर रही है। तो L1 प्लस L2 60 सेकेंड का समय ले रही है और सापेक्षिक चाल x है, तो 60x इनका दूरियों का योग हो जाएगा, लंबाइयों का योग। अब कह रहा है कि P पर बैठे एक व्यक्ति को ये Q पार कर रहा है, यानी कि Q अपने लंबाई को पार कर रहा है। तो Q का लंबाई क्या हो गया, L2, और इसका स्पीड x है और 40 सेकेंड में पार कर रहा है, तो 40x। तो L2 40x हो गया, तो यहाँ दोनों का योग 60x था, तो L1 कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। और दोनों का रेशियो पूछा था 20x 40x, कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए 84 लिखिए। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है आपको। 84 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक घन की भुजाओं का योग 48 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पे लड़के क्या गलत करेंगे। अब आपसे पूछा जाए कि घन में कितनी भुजाएं होती है, तो आपका जवाब क्या होगा, घन की बात यहाँ से ध्यान रखिएगा। देखिए आपको पता भी होगा सतह कितने होते हैं, भुजा कितनी, किनारा या भुजा कितनी होती है, शीर्ष कितनी होती है, ये बात आपको ध्यान में है ना। तो घन की भुजाएं 12 होती है, जो साइड होता है ना घन में, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए आपको बहुत कुछ यहाँ से बता देते हैं। भुजा 12 होता है और शीर्ष यानी कि कोना कितना होता है, 8 हो जाता है। 1 2 3 4, 4 गो नीचे 4 गो ऊपर, कोना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और सतह कितना होता है, सतह यहाँ से हो जाता है आपका 6 सतह हो जाता है। फेस कितने होते हैं, इसमें 6 सतह होते हैं। एक यूलर साहब इसका एक फॉर्मूला दिए थे, इसमें एक फॉर्मूला बनाए थे कि किसी भी त्रिविमीय आकृति को अगर हम शीर्ष और सतह को जोड़ेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, हम शीर्ष और सतह को जोड़ेंगे और इसमें से अगर भुजा को या किनारा को घटाएंगे तो हमेशा हमें 2 प्राप्त होगा। ठीक, ये यूलर साहब दिए थे, इसीलिए इनको यूलर का सूत्र कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि शीर्ष प्लस सतह माइनस भुजा इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। जैसे ये 8 और 14 में से 12 जाएगा 2, तो ये पूरा आपका सत्य है, ऐसे होता ही है। ठीक, कि शीर्ष प्लस सतह माइनस भुजा इक्वल टू 2 होता है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा, यूलर का ये फॉर्मूला, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमें क्या बोला हुआ, हमें तो अलग आना है। बोला था कि इसके भुजाओं का योग, घन की भुजाओं का योग यहाँ से कह रहा है कि 48 है। तो कै गो भुजा है, 12 गो ना। तो अगर 12 का योग यहाँ से 48 है तो एक भुजा क्या हो जाएगा, 12 चौके 48। यहाँ से भुजा का लंबाई हम लोग का कितना निकल गया, ए निकल गया। तो अब क्या पूछा है आपसे कि इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन क्या हो जाता है बताइए। ये आयतन यहाँ से क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब यानी कि 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, हम लोग का आयतन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ, ये भी बात ध्यान रखिएगा। शीर्ष में सब सतह जोड़ते हैं, भुजा घटाते हैं, 2 मिल जाता है। और सभी भुजा कितने होती है, 12। तो 12 भुजा का योग 48 दिया था, इसका मतलब साइड कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो आयतन भुजा की हो जाएगा ना कि 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, अगला ये 85
85 देखते हैं क्या बोला हुआ है। देखिए 85 नंबर कह रहा है कि एक धनराशि निश्चित दर से 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वह धनराशि समान दर से कितने वर्ष में 16। देखिए अगर इसका एक फॉर्मूला आपको याद है ना कि T1 वर्ष में अगर N1 गुना हो जाती है, ये अगर फॉर्मूला याद है ना, T1 वर्ष में N1 गुना हो जाती है और T2 वर्ष में N2 गुना हो जाती है, तो डायरेक्ट हमें रिलेशन क्या होता है T1 बट्टा T2 इजकल टू N1 माइनस 1 बट्टा N2 माइनस 1 होता है। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आसानी से कर लीजिएगा। T1 बट्टा T2 इजकल टू N1 माइनस 1 बट्टा N2 माइनस, तो T1 हम लोग का 4 वर्ष दिया हुआ है, 4 बट्टा, और यहाँ T2 नहीं दिया है, पूछ रहा है, और बराबर ये दोगुनी हुई है तो 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा। 4 वर्ष में दोगुनी हुई है तो 2 में से 1 गया 1, तो कह रहा है कि 16 गुनी होगी तो 16 में से 1 जाएगा 15 हो जाएगा, 15 चौके 60, यानी T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 वर्ष हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखते देखते इससे बनाइएगा आसानी से। अगर T1 वर्ष में N1 गुना, T2 वर्ष में N2 गुना, तो T1 बाई T2 बराबर N1 माइनस N2 बट्टा N2 माइनस 1 हो जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, तो इससे आसानी से निकल जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो बेसिक से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन ये बेटर है आपका 60 वर्ष आ जाएगा। और देखिए बेसिक से कैसे, थोड़ा सा बेसिक लंबा होगा, वो भी कोई ज़्यादा लंबा नहीं होगा। जैसे देखिए 1 से 2 गुना हो रही है तो ये 4 वर्ष ले रही है, इसको भी समझ जाइए, सेकेंड वाला भी। और 1 से 16 गुना होने में कितना लेगी समय हमें नहीं पता है। ठीक, अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ से ये 2 गुना हुई है तो ये ब्याज नहीं है, ये मिश्रधन है और ये मूलधन है, तो ब्याज हम लोग का 1 मिल जाएगा। तो ब्याज बराबर मूलधन भी 1 है, समय 4 वर्ष है, यहाँ 4 वर्ष लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, बट्टा 100 हो जाएगा। तो 25 चौके 100, यहाँ से 25% हो जा रहा है। R 25% आ गया, तो अब यहाँ ब्याज कितना होगा, 1 से 16 हो गई है तो 15 ब्याज हुआ। तो ब्याज बराबर मूलधन 1 है यहाँ पे, और रेट यहाँ निकाले हैं 25% और T पता नहीं है, और बट्टा यहाँ से 100 हो जाएगा। तो 25 चौके 100 यानी 15 चौके 60 वर्ष हो जाएगा। ठीक, तो ये भी कोई टॉप नहीं है, इसी से निकला हुआ है ये 15 और ये यहाँ से 1 निकला हुआ है। ठीक, उसी से डायरेक्ट निकल गया है। T1 बट्टा T2 बराबर N1 माइनस 1 बट्टा N2 माइनस 1 हो जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिए, या फिर वो फॉर्मूला ध्यान रखिए, दोनों ही आसान है। इससे भी हम लोग ज़्यादा समय नहीं 10-15 सेकेंड में निकाल सकते हैं। ठीक, 60 वर्ष हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 86 जैसा क्वेश्चन डेली का डेली एक क्वेश्चन आ रहा है। सुंदर और सीमा की आयु का अनुपात 5 देखिए सुंदर और सीमा दोनों की आयु का अनुपात दिया हुआ है। सुंदर और सीमा का जो रेशियो दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है। ये वर्तमान का रेशियो दिया है, इसलिए हम 0 लगा लिए। अब यहाँ से कह रहा है हमें, देखिए अब कह रहा है यहाँ से कि उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा 3 वर्ष बाद। तो +3 में क्या हो जा रहा है 11:9 हो जा रहा है। ठीक, तो बोला है कि उनकी वर्तमान आयु हमें निकालना है। वर्तमान क्या पूछ रहा है यहाँ से कि सीमा की वर्तमान आयु क्या होगी। अच्छा एक चीज़ आप बताइए कि इधर तो समय कितना हो गया 3 वर्ष हो जाएगा, समय का अंतर इधर 3 वर्ष हो गया है, और इधर देखते हैं तो ये भी अंतर सेम आना चाहिए। तो अंतर सेम नहीं आता है तो क्या बोले थे कि क्रॉस गुणा कर लेते हैं। जैसे इनका अंतर 5 है तो 5 से ऊपर गुणा कर लेंगे, और इनका अंतर 1 से तो 1 से नीचे गुणा कर लेंगे, तब ये 5 कितना हो जाएगा। यहाँ से एक चीज़ कुछ गलत हुआ है क्या, 5:4 है, सॉरी ये 2 है जी, ये अंतर कितना है 2 हो जाएगा। तो 5 दूना 10:8 हो जाएगा, और बट्टा 11:9 हो जाएगा। तो देखिए 1:1 आ गया, 1:1, यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 3 वर्ष दिया हुआ है। तो हमें पूछ रहा है ना सीमा, ये सुंदर है और ये सीमा है, तो सीमा का वर्तमान आयु 0 मतलब वर्तमान 8 है, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 वर्ष हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर कितना हो जाएगा 24 वर्ष हो जाएगा। कुछ भी इसमें XYZ मानने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीका है। इस तरह से हम लोग बहुत क्वेश्चन बना लिए। जब भी अंतर बराबर करना हो तो इसके अंतर से ऊपर गुणा कर लिए, इसके अंतर से नीचे, तो 10:8 और इधर 11:9, यानी कि 1:1 का अंतर आ गया। तो इस 1 यूनिट का वैल्यू इधर समय में 3 वर्ष है, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 वर्ष हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए 87 क्या बोला है। 87 की ओर बढ़ते हैं। 87 देखिए क्या कह रहा है कि 3 + √8 प्लस 1/3 - √8 माइनस 6 + 4√2, इसका हमें वैल्यू पूछ रहा है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है।
इसको ऐसे रहने 3 प्लस ये 2√2, इसको लिख सकते हैं ना, 8 को 2√2 लिख दिए। अच्छा एक चीज़ बताइए कि ये जब रेशनलाइज करेंगे तो देखिए 3 3 के 9, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे आएगा ना, तो 3 3 के 9, 9 में से 8 गया 1 आ जा रहा है, तो नीचे 1 आ जा रहा है, इसका मतलब केवल ऊपर साइन चेंज हो जाएगा, 3 प्लस √8 का मतलब 2√2 कर लेंगे। यहाँ से क्लियर हुआ। जब नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 3 3 के 9 में से 8 गया 1, तो इसलिए 1 हम नीचे नहीं लिख रहे हैं, और ऊपर साइन चेंज मतलब कि क्या हो जाएगा 3 प्लस √8 हो जाएगा, और √8 को 2√2 लिख दिए, और इसमें घटा देना है 6 माइनस 4√2 हमें घटा देना है। तो ये देखिए 3 3 6 इससे कट गया, 2√2 से 4√2 कैंसिल, यानी आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 0 हो जाएगा। बात क्लियर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन है, बस रेशनलाइज कर लेना है एक को और आसानी से बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर क्या बोला हुआ है। देखिए ये भी एज का आ गया, एज बहुत पूछा हुआ है इसमें, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 वर्ष पहले 2 बहन के आयु का अनुपात, देखिए 1 वर्ष पहले का उन लोग का रेशियो दिया हुआ है, 1 वर्ष पहले का यहाँ से रेशियो दिया हुआ है। क्या रेशियो दिया हुआ है? 2:3 दिया हुआ है। कह रहा है कि वर्तमान आयु का योग, ये वर्तमान का योग इन लोगों का दिया हुआ है, कितना है यहाँ पे, तो 12 वर्ष है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि वर्तमान में उन लोगों का योग 12 वर्ष है, तो 1 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? इसमें से बताए थे ना कि 1 दोनों में से घट जाएगा, तो ये 1 वर्ष पहले 10 हो जाएगा। 1 वर्ष पहले इन लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ से, तो योग 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष पहले बहन में से घटाएंगे, इसमें से भी 1 वर्ष, तो 12 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यहाँ रेशियो 5 आ रहा है, दोनों का योग 5 आ रहा है। 5 का वैल्यू अगर 10 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो इस 2 यूनिट का वैल्यू 4 हो जाएगा, और 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन हम लोग का इसका वर्तमान पूछा हुआ है, ये 1 वर्ष पहले का आयु है, तो 1 जोड़ देंगे, तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, यानी कि 5 वर्ष और 7 वर्ष हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बात यहाँ से क्लियर हुआ। ऐसा क्वेश्चन बहुत आया हुआ था, 1-2 दिन पहले भी आया हुआ था। 2 वर्ष, ये वर्तमान का योग 12 है और 1 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है, तो 1 वर्ष पहले का योग निकालेंगे 10 हो जाएगा। कैसे? तो दोनों का 1-1 वर्ष घट जाएगा 10। अभी जब 2 3 5 यूनिट का वैल्यू 10 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 2 यूनिट का वैल्यू 4, 3 का वैल्यू 6। ये 1 वर्ष पहले का आयु निकल गया, तो 1-1 जोड़ लेंगे, तो ये वर्तमान हम लोग का निकल जा रहा है। वर्तमान में उन लोग का आयु क्या है, तो एक बहन का 5 वर्ष है और दूसरे का 7 वर्ष है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 89 देखिए, 89 क्या कह रहा है। 89 नंबर देखिए, बोला है ट्रिगो से आपका क्वेश्चन आ गया, कॉस थीटा बट्टा 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 है। कह रहे हैं ना कि आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। देखिए सिंपल क्या करेंगे, एक तो हम मान रख के बना सकते हैं और इसको सॉल्व भी कर लेंगे। अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये दोनों गुणा में होगा, ये यहाँ से गुणा हो जाएगा, यानी क्या मिल जाएगा हमें, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस ये कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला बचेगा ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, और बट्टा में क्या आ जा रहा है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर 2 हो जा रहा है। देखिए यहाँ से क्या हो जा रहा है, कॉस थीटा कैंसिल आउट, यानी ये हो जा रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस स्क्वायर से एक कॉस स्क्वायर, यानी साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू अगर 1 आ जा रहा है तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक आप ऑप्शन से मान भी रख के बना सकते हैं, 45 डिग्री इसमें पुट करेंगे तो ये 2 के बराबर हो जाएगा, लेकिन आसान यही रहता है, सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। देखिए सिर्फ हम क्या कर लिए, इसको घटा दिए, ये यहाँ से गुणा हो गया इतना आ गया, ये यहाँ से गुणा हो गया इतना आ गया, अब नीचे क्या आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आ जा रहा है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर, एक कॉस स्क्वायर से कॉस थीटा कट गया, तब यहाँ से क्या बच गया, साइन थीटा, 2 से 2 भी कट गया, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी कि टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 90 नंबर क्वेश्चन बोला है 18/2 प्लस
5 इंटू 3 है, 5 इंटू 3, ये बड़ा कोष्टक बंद, और फिर बट्टा लगा हुआ है यहाँ से 5 इंटू 3 माइनस 18/2, इसी का वैल्यू हमें निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 5 तिहाई 15 हो जा रहा है, और यहाँ कितना हो जा रहा है, इसमें भाग देंगे तो 9 हो जाएगा, तो 15 9 ऊपर कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा, ऊपर 24 बट्टा नीचे देखिए, पहले इसको भाग देंगे ना तो 9 हो जाएगा, और यहाँ से 5 तिहाई 15, तो 15 में से 9 हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 6/24 को करेंगे तो 4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन था, सिंपली क्वेश्चन था। 5 तिहाई 15 और यहाँ 9, 15 9 24, और ये 9 हो जा रहा है, और यहाँ 15 हो जा रहा है, तो 15 में से 9 हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 24 में 6 से भाग दिए, कितना आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग 1990 तक पहुंच गए। ठीक, 1990 तक टारगेट था 30 क्वेश्चन का, 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट किए। ठीक, तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे 1991 से हम लोग शुरू करेंगे और आगे उसको देखेंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक, तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और व्यूअर लोग बढ़ें और हम लोग और भी ज़्यादा क्वेश्चन करें। ठीक, और भी सुबह वाला क्लास आज नहीं चला था, कल क्लास चलेगा। ठीक, तो चलिए अपना ख्याल रखिए और घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, बाय, गुड नाइट।